हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर पर क्लास 9 का ध्यानपूर्वक समझिएगा। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए हेडिंग क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके न्यूटन से बतलाए थे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the net force applied on the body किसी भी बॉडी में ध्यान दीजिएगा, अगर जो मोमेंटम का चेंज होता है वह फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी फोर्स जो होगा वह चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। कितना टाइम लिया और टाइम से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए क्या हम लोग पढ़े हैं कि मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल बाई टाइम टेकन बाई टी, ठीक है ना। तो अब बताइए यहाँ से हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एम कॉमन ले लेंगे, अब भी माइनस यू अब बाई टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है वह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब बताइए कि इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े थे ऐसा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन लॉ ऑफ, देखिए शुरुआती में मोशन चैप्टर में पढ़े थे कि v बराबर यू प्लस ए टी। तो यहाँ से v माइनस यू बाई टी इक्वल टू ए। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे, ए। यानी फोर्स किस लिए प्रोपोर्शनल हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशंस। यानी मास और एक्सेलरेशन जो है दोनों पे कौन डिपेंड करता है, फोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कोई कांस्टेंट लगा दिया जाता है, ठीक है ना, कि ये कांस्टेंट है। एफ क्या है यहाँ पर, फोर्स हो गया। एम क्या है, मास। यानी क्या डिफिनेशन हो गया, फोर्स बराबर एम इंटू ए होगा यहाँ पे। एम मास, ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एफ हो गया फोर्स। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, इस फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बाई मास, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा इसके बाद कि फोर्स जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो फोर्स बराबर का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए मास को किस में मेजरमेंट करते हैं, केजी में, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह जो है वह क्या है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। अब देखो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। यानी फोर्स कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। अब समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे देखिएगा इसका एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो है वह एप्लीकेशन क्या है समझिएगा ध्यानपूर्वक। सबसे पहले जो है एक कैचिंग ऑफ क्रिकेट बॉल। ये देखते होंगे कि एक प्लेयर जो है जब क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो वो देखिए ऐसे पकड़ के बॉल को पीछे की ओर क्या करता है, खींचता है, ठीक है ना। कारण क्या है इसका, कि इसलिए वह ऐसा करता है ताकि जो है क्रिकेट बॉल के जो है सब मोमेंटम में चेंज कर दे, ठीक है ना। जो एक्सेलरेशन जितना से आ रहा है तो एक्सेलरेशन को धीरे धीरे फोर्स के द्वारा क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो उस पर हाथ पर क्या होता है, चोट बहुत कम लगता है, मतलब फोर्स अधिक नहीं लगता है इसके लिए। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि द केस ऑफ हाई जंपर।
है ना, जब हाई जंप हम लोग करते हैं, ठीक है, तो हाई जंप के समय जो होता है, ये जो है जब ऊपर से ग्राउंड पर आते हैं, है ना, तो अगर हम लोग को एक्सेलरेशन जो डिक्रीज करना है, तो देखते हैं कभी कभी काफ़ी ऊंचा से अगर हार्ड ऑब्जेक्ट पर जंप कीजिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है ना। वही अगर वाटर में अगर जंप कीजिएगा तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि बहुत ही कम फोर्स मतलब अप्लाई होता है और हम लोग काफ़ी ऊंचा से भी पानी में कूद सकते हैं। कार में सीट बेल्ट क्या करता है, धीमे धीमे डिक्रीज करता है। हम लोग को एक बैक ब्रेक लगाइएगा फिर भी वह धीरे से फोर्स क्या करता है, कम करता है ना। ये सब आता है न्यूटन सेकंड लॉ के तहत। इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हम लोग बनाइएगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन पर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ, अब समझिएगा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे इसका इंपॉर्टेंट, टू एवरी एक्शंस देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखिए न्यूटन साहब बतलाए थे, ठीक है ना, कि दुनिया में आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर जितना फोर्स आप उस पर अप्लाई कीजिएगा उतना ही फोर्स वो भी आप पे अप्लाई करेगा। जैसे देखिए हम अगर इसको इस धक्का से मारे तो इतना फोर्स ये भी हम पे अप्लाई किया। अगर हम किसी को 2 न्यूटन से धक्का देते हैं तो वो भी हम पे क्या करता है, 2 न्यूटन ही फोर्स लगाता है, ठीक है ना। यह है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए इससे हम बहुत सारे एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि सही है न्यूटन साहब जो बतलाए थे। जैसे कि जब हम लोग एक गन को फायर करते हैं, गन को क्या करते हैं, फायर करते हैं, ठीक है ना। तो जब गन को फायर किया जाता है देखते हैं बुलेट क्या होगा, गन को जब फायर कीजिएगा तो गन को काफ़ी पीछे जर्क मारता है। क्यों? क्योंकि गन का जो बुलेट होता है जब वह आगे की ओर निकलता है ना, तो वैसे स्थिति में गन को पीछे धक्का देगा जितना उतना फोर्स तभी तो वो आगे जाएगा। जैसे ही गन फायर कीजिएगा ना तो आपको अनुभव ऐसा होगा। जब आप चलते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, तो चलने के सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो पैर होता है वह ज़मीन को पीछे की ओर धक्का देता है और हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, उसका एग्जाम्पल्स है, ठीक है ना। कुछ आपको बता देते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन। समझिएगा पहला एग्जाम्पल क्या है इसका। पहला कि हाउ डू वी वॉक। यह न्यूटन सेकंड लॉ से ही हम लोग क्लियर होता है कि हम लोग कैसे, ठीक है ना। व्हाई द गन रिकॉइल, गन रिकॉइल क्यों करता है ना। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है जब आगे की ओर बढ़ेगा तो पीछे की ओर वो धक्का देगा। देखते हैं रॉकेट, रॉकेट में क्या होता है कि स्मोक बहुत ही तेज़ नीचे निकलता है, स्मोक जो है बहुत ही तेज़ नीचे निकलता है और रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। या हम लोग एक एग्जाम्पल सिंपल सा आपको समझा रहे हैं, क्या कीजिएगा ना कि एक बैलून में हवा को भर दीजिएगा और एक बैक बैलून को खोल दीजिएगा, ठीक है ना। तो काफ़ी तेज़ी से भागेगा बैलून ना, हवा को पीछे की ओर धकेलेगा, बैलून क्या होगा, आगे की ओर भागेगा तेज़ी से, है ना। कारण क्या हुआ कि बैलून से जो हवा निकलता है वो पीछे की ओर फोर्स लगाता है और बैलून क्या होगा, आगे की ओर जाएगा, है ना। ये सब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के तहत है। अब जो है हम लोग को समझना है थोड़ा सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में समझिएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हम लोग का क्या होता है कि ये जो है कोई भी 2 ऑब्जेक्ट टकराता है, टकराने के पहले का
और टकराने का बाद का मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, ठीक है ना। तो वही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा आपको हम समझा देते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, व्हेन टू बॉडी एक्ट अपॉन वन अनदर, their total momentum remains constant. Their momentum remains constant। समझिए कैसे, जैसे कि इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ना, इसका जो मास है उस मास है m1, मास क्या है m1, और इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है s2। अब ध्यान दीजिएगा आगे, जब यह बॉडी जो है, ठीक है, जब यह बॉडी जो है कोई दूसरे बॉडी से टकराया जिसका मास है m2 और वेलोसिटी क्या है u2, ठीक है ना, या ये इधर ही जा रहा है, ये इधर ही जा रहा है, ठीक है ना। कुछ समय के बाद दोनों में कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद यह जो बॉडी है उसका वेलोसिटी क्या हो गया v1, और दूसरा बॉडी जो है जिसका मास m1 था वह v1 हो गया, जिसका मास m2 था वह v2 से टकराने के बाद चला गया। ये जो है कोलिजन का पहले, बिफोर कोलिजन, ये है आपका आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। देखिए, अगर यह जो फोर्स इस पे अप्लाई करता है, ये अगर इधर लगेगा तो एक इधर फोर्स उल्टा अपोजिट करेगा, तो इसका फोर्स को मानिए F1, इसका फोर्स को F2, ये निगेटिव हो जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में है। तो फोर्स क्या पढ़े हैं हम लोग, F1 जो लगाएगा F2 पर वह किसके बराबर लगाया था, m2 इंटू v2 माइनस बाई टाइम क्या हो जाएगा t लेगा, और यह माइनस फोर्स लगाया किसका m1 v1 माइनस u1 बाई t। अब दोनों में टी कैंसिल, m2 v2 माइनस m2 u2 बराबर माइनस m1 v1 प्लस m1 u1, सबको एक तरफ लाइए, तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। इस फार्मूला को ध्यान रखिएगा, और आपका जो है लेसन सेकंड जो है, ठीक है ना, वह समाप्त हो गया। इतना ही पढ़ना था, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। धन्यवाद।